नमस्कार बच्चों। जैसा कि आज आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, इम्यूनोलॉजी का हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जब कोई एंटीजन बॉडी में आता है, तो एंटीबॉडी किस तरीके से उसको अफेक्ट करती है और किस तरीके से एंटीजन की किलिंग परफॉर्म की जाती है। जैसे सपोज आपकी बॉडी में अगर कोई एंटीजन है और उसने एंट्री कर ली, है ना? अब एंटीजन तो कुछ भी हो सकता है, आप उसे केमिकली क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में मान लीजिए कोई माइक्रोब ही है, तो उसके स्ट्रक्चर में आपको लिपिड्स भी दिखाई देंगे, पॉलीसैकेराइड्स भी दिखाई देंगे, प्रोटीन्स भी दिखाई देंगे। आपको याद रखना है, एंटीजन को कभी भी केमिकली क्लासिफाई आप नहीं कर सकते। हाँ, उसके अगेंस्ट में एंटीजन की स्टडी करके उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं आपके शरीर में, उनको आप क्लासिफाई कर सकते हो कि जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाती हैं। यानी बेसिकली कहा जाए तो आप एंटीबॉडीज को प्रोटीनियस समझ सकते हैं। क्लियर? ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मोस्टली आपको इसमें प्रोटीन पार्ट ही दिखाई देगा। ग्लाइकोप्रोटीन ये इसलिए होते हैं क्योंकि अदर फंक्शनल ग्रुप्स भी इसमें जुड़ते हैं, जो कि अभी हम आगे की क्लासेस में फर्दर डिस्कशन करेंगे। सवाल ये उठता है कि एंटीजन को मारने के लिए बॉडी, मान लीजिए कोई नया एंटीजन आपकी बॉडी में आया है और उसको मारने के लिए आपको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, तो बेटा बॉडी के अंदर तो कोई आईज है नहीं जो वो एंटीजन के स्ट्रक्चर को देख लें कि अच्छा तुम ऐसे दिखते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट हम इस टाइप की एंटीबॉडी बनाएंगे। ऐसा नहीं होता। एंटीजन का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। एंटीजन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारी सेल्स एक्टिव होती हैं, जिसमें एमएचसी 2 प्रोटीन्स वाली सेल्स आएंगी, जो कि आपके मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जो कि एंटीजन को सबसे पहले पकड़ते हैं, उनको फिनिश करते हैं और उनकी डेड बॉडीज की जो रिमेन्स होते हैं, एंटीजन के जो पार्ट्स बचते हैं, उनको मारने के बाद उनको उठा के लिम्फ में पहुंचा दिया जाता है। सेम काम मैक्रोफेज भी करता है। मैक्रोफेज एक ऐसी सेल है जो कि एंटीजन को डिस्ट्रॉय भी करती है और उस पर MHC2 प्रोटीन बनाकर उसको अपने साथ ही लिम्फ वेसल में लेके जाती है। टी हेल्पर सेल के पास जाती है, फिर टी हेल्पर सेल बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स भी अलग अलग दो टाइप में डिवाइड होती हैं, एक मेमोरी बी सेल्स और एक प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स जो होंगी वो फिर जाकर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां पर अगर आप ये समझते हो कि बस एंटीजन आया और एंटीबॉडी बन गई, ऐसा नहीं होता। एंटीबॉडी बनने की प्रोसेस काफी आर्जुअस है, बहुत ज्यादा लेंदी होती है और इसमें बॉडी की काफी एनर्जी वेस्ट होती है, काफी ताकत वेस्ट होती है। इस वजह से आपको वीकनेस लगती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोटीन अब एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में जा रहा है। अलग अलग, और एंटीबॉडी ही इकलौता प्रोटीन नहीं है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में बनता है। बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो बनते हैं, वेस्ट होते हैं, और इस वजह से आपकी शरीर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और आपको वीकनेस लगती है। तभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि जितना हो सके आप प्रोटीन डाइट फॉलो करें। खैर, ये तो बात की बात है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन चीजों को भी कवर करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे स्टेप वाइज चीजें आगे बढ़ती हैं और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। हाल फिलहाल के लिए हम इतना पढ़ते हैं कि अगर एंटीजन शरीर में आया है तो उसके कुछ खास फीचर्स होंगे, बॉडी में एंटीजन के स्ट्रक्चर पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल पार्ट्स जो होंगे, उसकी स्टडी हुई, चाहे मैक्रोफेज ने करवाई चाहे टी सेल ने करी हो। उन स्टडी के बेसिस पे अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज बनती है। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि जब हम इन फीचर्स की बात करते हैं, ये जो फीचर्स आप देख पा रहे हो एंटीजन की सरफेस पे, ये फीचर्स आइडेंटिफिकेशन फीचर्स कहलाते हैं और इन्हीं फीचर्स को आइडेंटिफाई करके आपकी एंटीबॉडी इनसे बाइंड होती है और फिर आगे की प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होती है। तो आइडेंटिफिकेशन फीचर्स जो कि एंटीजन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनको बोला जाता है एपिटोप्स। इनको हम क्या बुलाते हैं? एपिटोप्स। यही एपिटोप्स होते हैं जो कि आगे चल के टी सेल और बी सेल द्वारा स्टडी किए जाते हैं।
इनके द्वारा टी सेल और बी सेल के द्वारा ये एपिटोप स्टडी किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री शेप की एंटीबॉडी बनती है। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझिए। तो सपोज अगर मान लीजिए इस टाइप का सर्कुलर टाइप का एपिटोप है तो सर्कुलर टाइप की कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी बन जाएगी। अगर सपोज इस टाइप का एपिटोप आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, तो आप नोटिस करोगे कि जो एंटीबॉडी बनी है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री शेप की ही आपकी बनेगी। अब मजे की बात यह है कि इन तीनों फीचर्स पर अगर हमारी एंटीबॉडी बाइंड करती है तो कौन से पोर्शन से करती है, नोटिस करने वाली बात है। अगर हम आगे के पोर्शन को हेड पोर्शन बोल दें और पीछे के पोर्शन को टेल पोर्शन बोल दें, तो हमेशा ध्यान रखना एंटीबॉडी का जो हेड पोर्शन होता है, जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, जो कि वेरिएबल हो रहा है, वेरिएशन शो कर रहा है, और इसका वेरिएबल होना जरूरी भी है। ये जो हेड पोर्शन वेरिएशन शो कर रहा है, यही वेरिएबल हेड पोर्शन जाके अकॉर्डिंगली एंटीजन पे बाइंड होगा। और इस हेड पोर्शन को, जो कि जाकर एंटीजन से बाइंड होता है, इसी हेड पोर्शन को हम क्या बुलाते हैं, पैराटोप्स। इसी हेड पोर्शन को हम क्या बुलाते हैं, पैराटोप्स। जबकि टेल पोर्शन अगर आप देखोगे, हेड पोर्शन ये वेरिएबल होता है, ध्यान रखना। आप एंटीबॉडीज अलग अलग टाइप की बना सकते हो, अलग अलग टाइप के एंटीजेंस के लिए ये हेड पोर्शन का वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। आप समझ ही गए होंगे दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो कि आपके शरीर से बाहर की हैं, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए एंटीजन है। भाई फॉरेन है, अब ये मत कहिएगा कि सर तो जो दूध पीते हैं या हम चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, क्या वो भी एंटीजन है? नहीं, क्योंकि वो ओरल कैविटी में जाता है, आपके स्टमक में उसका कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, तो वो चावल फिर स्टार्च ना रह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके ही बॉडी में अंदर बन गया ना, तो फिर वो एंटीजन कहां रहा? सर दूध पीते हैं वो, तो दूध आप इंट्रावेनसली थोड़ी पीते हो बेटा, आप तो ओरल कैविटी से लेते हो। ओरल कैविटी में बहुत सारे आपके पास प्लस पॉइंट हैं, स्टमक में एसिड बढ़ा हुआ है, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आईजीए एंटीबॉडी लाइन से प्रेजेंट है, तो ओरल कैविटी उतनी डेंजरस नहीं होती। अब आपको ध्यान रखना है, दुनिया के इतने सारे एंटीजन हैं जो कि आपकी बॉडी में आके एलर्जी कॉज कर सकते हैं या इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं। इमेजिन करो अगर हमारे शरीर को ईश्वर ने ये ब्लेसिंग ना दी होती कि हाँ हम वेरिएबल टाइप की एंटीबॉडी हेड बना सकते, अगर ये आशीर्वाद नहीं मिला होता, तो क्या बेटा हम अलग अलग टाइप की बीमारियों से लड़ने के लायक होते? आपके मन में जवाब आ रहा है, वो बिल्कुल सच है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे पास कि भाई हम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं वो वेरिएबल हेड वाली होती है, और जो जाके एंटीजन के एपिटोप से बाइंड करती है। वेरिएबल पैराटोप्स होते हैं जो कि जाके वेरिएबल अलग अलग टाइप के एपिटोप से बाइंड कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वेरिएबल हेड्स बनते हैं, ये भी अल्टीमेटली ये जो वेरिएबल हेड्स बनते हैं, ये वेरिएबल पैराटोप्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? क्रोमोसोम नंबर 6। जो आपका क्रोमोसोम 6 होता है, उसके अंदर ये वेरिएबल पैराटोप्स बनाने की पावर होती है। ये मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूं, इसमें भी काफी प्रोसेस होती हैं, अलग अलग टाइप के एमएचसीज बनते हैं क्रोमोसोम 6 से, MHC2, और फिर जाके एंटीबॉडी बनती है। लेकिन अगेन ये जो जितने मैं नाम ले रहा हूं जो कि अभी रेलेवेंट नहीं लग रहे हैं आपको, वो हम आगे के लेक्चर्स में आपको सिखाएंगे। तो एक चीज क्लियर हो गई, एंटीजन की सरफेस पे जो आइडेंटिफिकेशन फीचर होते हैं वो एपिटोप्स होते हैं। एंटीबॉडी जिन फीचर से इन एपिटोप्स से बाइंड करती है वो हेड पोर्शन होते हैं, वेरिएबल हेड पोर्शन होते हैं, जिनको हम पैराटोप्स भी बुलाते हैं। और जो टेल पोर्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट। जो टेल पोर्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता। जब मैं आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि हेड पोर्शन को फैब फ्रेगमेंट भी बोला जाता है और टेल पोर्शन को एफसी रीजन भी बोला जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर समझने पड़ेंगे। अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में बैठा हुआ है। अगर कभी कोई आपसे ये क्वेश्चन करे कि भाई एंटीजन की एक्चुअल किलिंग कौन करता है, अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि एंटीजन की किलिंग कौन करता है, तो सब कहते हैं सर एंटीबॉडी करती है। ऐसा नहीं होता। एंटीजन की किलिंग कभी भी एंटीबॉडी खुद नहीं करती। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे सपोज ये आपका एंटीजन है, राइट? ये आपका एंटीजन है,
और सपोज इस एपिटोप का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो इस एपिटोप पर आपकी ये एंटीबॉडी आकर बाइंड करेगी, कॉम्प्लीमेंट्री हेड पोर्शन से इसने बाइंड किया। अब जैसे ही ये बाइंडिंग होगी, जो एंटीबॉडी का टेल पोर्शन होता है, ये टेल पोर्शन विगल करना स्टार्ट करेगा। ठीक, इसको मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूं, बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको सिखा रहा हूं कि ये एंटीबॉडी एंटीजन पे बाइंड होने के बाद टेल को रिलीज करती है, टेल को विगल करती है। ठीक है, जैसे ही टेल की विगलिंग होती है, कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं सराउंडिंग में। ये होते हैं आपके ट्रिगर्स, कुछ खास किस्म के केमिकल ट्रिगर्स रिलीज होते हैं, और इन केमिकल ट्रिगर्स के आकर्षण में, अट्रैक्शन में, किराए के गुंडे आते हैं। किराए के गुंडे आएंगे जो कि इनकी तरफ, इन ट्रिगर्स की तरफ जाकर अट्रैक्ट होते हैं और मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं, जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी को छेड़ने की कोशिश कर रहा था और एंटीबॉडी ने एंटीजन का हाथ पकड़ के तुरंत चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। जितने भी भाई बंधु होते हैं वो तुरंत दौड़ते हुए आ गए, हाँ मैडम क्या हुआ, ये लड़का आपको परेशान कर रहा है क्या? आप लोग मेरी फीलिंग समझ गए होंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स केमिकल ट्रिगर्स के अट्रैक्शन में यहां तक पहुंचे हैं, एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस एंटीजन की क्या करते हैं, किलिंग करते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में आपको बताऊं, इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, C1, C3, C4 अलग अलग टाइप के आपको दिखाई देंगे। उसी से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के किलिंग मैकेनिज्म भी होते हैं, कई पाथवेज होते हैं। लेकिन अगेन ये अभी के लिए नहीं, पहले बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद में इमारत खड़ी करिए। तो कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स ने एंटीजन की किलिंग करी, किसके कहने पर करी, किसके कहने पर करी, एंटीबॉडी के कहने पर करी। और एंटीबॉडी ने कहा कुछ नहीं था, सिर्फ टेल विगल करी थी, ये ट्रिगर्स रिलीज हुए थे। और जब कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल इन ट्रिगर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ केमिकल्स, इन मॉलिक्यूल्स ने केमिकल्स के इंफ्लुएंस में मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी मूवमेंट को बुलाया जाता है कीमोटैक्सिस। इस मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है बच्चे, कीमोटैक्सिस। केमिकल के इन्फ्लुएंस में मूवमेंट, टैक्सो का मतलब ही होता है, टैक्सी का मतलब ही होता है मूवमेंट कर जाना। क्लियर हो गई बात? अब मजे की बात क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स गए तो थे टेल के पास, तो ये बाइंड भी कहां होते हैं, टेल रीजन पे। ये कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडी की टेल रीजन पे बाइंड होते हैं, और हेड पोर्शन जो है एंटीबॉडी का वो किसको पकड़ के बैठा हुआ है, एंटीजेन को। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से कोई भी किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, जैसे कि जीपैट है, नाइपर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम लाइक एमसीआरई, या फिर ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम या रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम, इस तरह की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए फार्मासेपियंस। अगर आप किसी कंपनी में, फार्मा कंपनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए फार्मासेपियंस। अगर आप किसी फार्मा रिलेटेड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए फार्मासेपियंस।